तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद कपिल में। मेरा नाम है शिवम कुमार। आज हम पढ़ाएंगे इंटर की बायोलॉजी। आज का जो चैप्टर है वो है जीवों में जरण। ठीक है, तो सबसे पहला अध्याय है हमारा। ठीक, और ये जीवों में जरण हमारा पहला चैप्टर है। तो पढ़ते हैं आज जीवन अवधि। ठीक है, लाइफ स्पैन क्या होता है? किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का काल को जीवन अवधि कहते हैं। मतलब किसी भी जीव, आप कोई भी हो, या हाथी है, ठीक है, या कुत्ता है, कोई भी है, उसका जन्म हुआ है पहले वर्ष से, और जब उसका मृत्यु होती है उसके जो बीच का जो समय है उस चीज़ को क्या कहते हैं? उसे जीवन अवधि कहते हैं। जैसे मनुष्य है, ठीक है, जैसे क्या मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य है, वो जन्म लेता है पहले वर्ष में। ठीक है, शिशु अवस्था हो से पहले उसकी शिशु अवस्था। ठीक है, शिशु अवस्था से फिर वो अपनी वृद्धि अवस्था में आता है, फिर किशोर अवस्था में आता है, वृद्धि अवस्था में आता है, फिर किशोर अवस्था में आता है। ठीक है, फिर क्या आता है? किशोर अवस्था में आता है, किशोर अवस्था में। ठीक है, और किशोर अवस्था के बाद फिर उसके बाद क्या? वृद्ध अवस्था में आता है। क्या होता है? वृद्ध हो जाता है, मतलब बूढ़ा हो जाता है। तो उसके बीच का जो काल है, मतलब उसका जो बीच का समय है, मतलब जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक, उस चीज़ को क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। इसमें बोला गया है किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का काल को जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण है हमारा हाथी। हाथी क्या हमारा 75 वर्ष जीता है। उसकी पहली वर्ष से लेकर 75 वर्ष, उसकी पहली वर्ष से लेकर 75 वर्ष, मतलब उसकी जितनी भी बीच की जो समय लगा है उसी को जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, और कुत्ता जीता हमारा 15 से 16 वर्ष। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। फिर उसके बाद क्या है? जनन। हमारा रिप्रोडक्शन क्या होता है? पार्ट का नाम है हमारा जीवों में जनन है। तो जनन क्या होता है? रिप्रोडक्शन। तो जनन वह व्यवस्था है जिसमें जीव अपने समान संतति, मतलब संतान को उत्पन्न करता है। जनन वह व्यवस्था है जिसमें जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करता है, या संतति बोल सकते हैं। मतलब जीव जो है वो अपने समान ही नई संतान को उत्पन्न कर रहा है। जैसे हमारा हाथी है, जैसा क्या हमारा हाथी है, ठीक है, वो अपने समानी, जैसा वह है, अपने समानी नई संतान को उत्पन्न करेगा, मतलब संतति को उत्पन्न करेगा अपने समानी। तो जनन वह होता है। ठीक है, तो जनन के बाद पढ़ते हैं हम ये जनन हम क्यों करते हैं, कि जो है हम जनन है हम क्यों करते हैं। जनन की हमारी कोई विशेषता होगी या उद्देश्य होगा, क्यों करते हैं? तो जनन की जो क्यों करते हैं, जनन द्वारा अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों करते हैं जनन? क्योंकि जनन द्वारा अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है। देखो उदाहरण समझो। ठीक है, जैसे मनुष्य है, वो जनन कर रहा है, तो उसके बाद उसका संतान उत्पन्न होगी, संतान उत्पन्न होगी, और संतान जनन करेगी तो संतान उत्पन्न होगी। मतलब क्या है कि इसमें जाति बढ़ रही है, अपनी जाति के अस्तित्व बढ़ रहा है। ठीक है, उसकी अधिकता हो रही है। तो क्या मनुष्य अपनी जाति बढ़ा रहा है? किससे? जनन से। इसलिए करना पड़ता है जनन। मतलब जनन से क्या है कि हमारी जो संतान होती है, मतलब जो जाति होती है उसकी अधिकता बढ़ती है, उसका अस्तित्व बढ़ जाता है, इसलिए हमें जनन करना पड़ता है। और आपने सोचा होगा अगर हम जनन नहीं करेंगे क्या होगा? अगर हम जनन नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम जनन नहीं कर रहे, जैसे क्या हमारी जो जनसंख्या है उस पर क्या होगा? वो उस पर कमी होगी। अगर मनुष्य है, जनन कर रहा है, संतान उत्पन्न हो रही है, और अगर इसकी संतान जनन कर रही है तो उसकी संतान उत्पन्न हो रही है। इससे क्या हमारी जाति क्या जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम जनन नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पृथ्वी से हमारा जो संतान है, जो जातियाँ हैं, सब नष्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जनन से क्या होता है, उनकी अधिकता बढ़ती है, मतलब वो कम है तो ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए जनन की आवश्यकता होती है और जनन करना बहुत ही आवश्यक है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं। अब यहाँ है जनन का उद्देश्य, कि जनन का उद्देश्य भी कुछ होगा। ठीक है, तो जनन का उद्देश्य हमारा, जनन का उद्देश्य सबसे पहले पढ़ते हैं जाति की निरंतरता। अभी मैंने बताई कि जाति का अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जाति जनन की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले ही बताया गया कि जाति की निरंतरता, कि जनन द्वारा ही जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, निरंतरता बनी रहती है। ठीक,
और जनन करने से दूसरा क्या है हमारा उद्देश्य, जाति वृद्धि। जाति में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है, कि समष्टि में उपस्थित जीवों में जनन द्वारा एक जाति के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है, ये मैंने बता दिया है पहले ही आपको, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अपने जनन। दो प्रकार के होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे, एक लैंगिक जनन होता है जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और दूसरा अलैंगिक जनन होता है जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में जानते हैं कि अलैंगिक जनन होता क्या है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन जो होता है हमारा, तो जनन की वह व्यवस्था होती है, किसकी, जनन की वह व्यवस्था होती है जिसमें एकल जीव, ठीक है, एकल जीव मतलब अकेला जीव भाग लेता है, या ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें एक ही जीव, एक ही जनक के द्वारा नई संतति या संतान बोल सकते हैं का निर्माण होता है, ठीक है। आप इसे उदाहरण के तौर पर समझें, इसका उदाहरण अमीबा, ठीक, क्या है इसका उदाहरण, अमीबा। तो देखते हैं अमीबा का चित्र बनाकर। अमीबा का शेप थोड़ा सा ऐसा होता है, खाली उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ आपको। ये क्या है, अमीबा, ठीक है। इसमें क्या है, अपने विभाजन, क्या कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन, क्या इसने विभाजन, इसने अपने समान ही दो और अमीबा को जन्म दे दिया, ठीक है, अपने समान ही। चित्र मेरा ऐसा ही है क्योंकि आप बुक में से देख कर बना सकते हो, ठीक है। ये क्या हमारा अमीबा है, इसमें क्या समसूत्री विभाजन, क्या है, इसने दो अपने समान संततियों को उत्पन्न कर दिया है। तो ये जो है हमारी, ये संतान है, ये क्या है, ये जनक है। अमीबा जो है हमारा जनक कहलाएगा। इसने क्या समसूत्री विभाजन, क्या अपने समान ही, अमीबा जो है इसने अपने समान ही दो संतानों को उत्पन्न किया, राइट। तो हमारी परिभाषा भी ये बोल रही है कि जनन की वह व्यवस्था है जिसमें एकल जीव भाग लेता है, मतलब क्या है, इसमें एक ही जीव तो भाग ले रहा है, मतलब इसमें अमीबा जो है अकेला जीव तो ही है, ठीक है, भाग लेता है। या ऐसा बोल सकते हैं जिसमें एक ही जनक के द्वारा, मतलब एक ही जनक के द्वारा नई संततियों का निर्माण होता है या नई संतान का निर्माण होता है। तो देखो ये अमीबा है, ठीक है, एक ही जीव है, एक ही जनक है, इसके द्वारा क्या दो संतान की उत्पत्ति हो रही है, या एक संतान की उत्पन्न, दो संतानों की उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है, अमीबा। आगे चलते हैं, और अमीबा के साथ साथ इसका जो उदाहरण है वो पैरामीशियम भी होगा। और नोट में हमें ये चीज़ लिखनी है कि अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहते हैं, मतलब, ठीक है। इसके बाद क्या है, अलैंगिक जनन के लक्षण, कि अलैंगिक जनन जो होता है उसके लक्षण भी होते होंगे कुछ, तो अलैंगिक जनन के लक्षण पढ़ते हैं। तो ये जो है अलैंगिक जनन के लक्षण, ठीक है। और सबसे पहला है, ये केवल एक जनक के द्वारा ही होता है। आपने देखा कि अमीबा अकेला था, इसने दो अपने समान ही संतान को उत्पन्न किया, ये अलैंगिक जनक का उदाहरण था, ठीक। तो इसलिए क्या है, एक जनक के द्वारा होता है, एक जनक के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, इसमें जो गैमेट्स होते हैं उसका निर्माण नहीं होता है, ठीक। और तीसरा है, इसमें निषेचन नहीं होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक। और चौथा है हमारा, या ऐसे बोल सकते हैं, परंतु संतान जो होती हैं समान होती है, या संततियाँ बोल सकते हैं या संतान बोल सकते हैं, समान होती हैं, जिसे क्लोन कहते हैं। संतान जो होती है अमीबा की, अमीबा था उसके समान तो ही थी, उससे अलग थोड़ी थी, मतलब अनुवांशिक रूप से भी, भीतर वाले रूप से थी, और आकार के रूप से, मतलब आकार में भी समान थी और अनुवांशिक रूप से भी समान थी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है हमारा, आप अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको इस प्रकार के नोट्स लेने हैं हाथ के बने हुए, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपके आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके, क्योंकि ये जो नोट्स हैं मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, ठीक है। और ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आपके इस YouTube चैनल पर मिलेंगे, फ्यूचर विद कपिल में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इसमें एक क्या चीज़ आई है, इसमें आया है कि क्लोन क्या कहते हैं, ठीक। और क्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि क्लोन क्या होता है। क्लोन बोलते हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें जो आपस में और जनक से आकार के वे आनुवंशिक रूप से समान होती हैं, क्लोन कहलाती हैं। देखो कैसे, कि जो जनक था अमीबा थी, उसे समसूत्री विभाजन, क्या आप बोल रहे होंगे कि आप समसूत्री विभाजन क्या होता है, ठीक है। अगर अमीबा में 20 गुणसूत्र हैं तो इसके संतानों में भी 20-20 गुणसूत्र होंगे, मतलब इसके
समानी गुणसूत्र होंगे, समसूत्री विभाजन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोन क्या बोलता है कि अलैंगिक जनक से उत्पन्न संतानें जो आपस में, ठीक है, जनक के आकार के वे आनुवंशिक रूप से समान होती हैं। ठीक है, ये क्या हमारा, ये जनक है अमीबा। ठीक है, इसने समसूत्री विभाजन किया, इसने अपने समानी 2 और संतानों को उत्पन्न कर दिया, इसके हुआहू डुप्लीकेट, मतलब जैसे अमीबा है उसने अपने समान ही 2 संतानों को उत्पन्न कर दिया जो कि आकार के रूप से और आनुवंशिक रूप से अमीबा के समान है। ठीक है, और ये जो क्लोन है ये बताना चाहता है कि अलैंगिक जनक से उत्पन्न जो संतान है, ठीक है, आपस में जनक के आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं, क्लोन कहते हैं। अब चलते हैं आगे को कि अलैंगिक जनक के प्रकार, कि अलैंगिक जनक होता है हमारा उसके प्रकार कितने होते हैं, तो आपको दिखाते हैं अलैंगिक जनक के प्रकार। ठीक है, विखंडन है, मुकुलन है, पुनरुद्भवन है, बीजाणु द्वार है, खंडन है, काय के प्रबंधन है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं विखंडन यानी कि विभाजन, जिसे हम विखंडन भी बोल सकते हैं और विभाजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा ये, तो आपको पहले ही पढ़ते खनी विखंडन या विभाजन, जिसका मतलब क्या होता है, विखंडन या विभाजन जो होता है उसका मतलब जो होता है विभाजन या विखंडन। विभाजन या विखंडन का मतलब जो होता है किसी चीज को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटना। विभाजन मतलब उसको बांटना, विभाजन या विखंडन उसको खंडों में काटना या तोड़ना, विभाजन उसको बांटना। ठीक है, ये होता है, तो इसलिए आपको पहले पता चल चुका होगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि इसने क्या लिखा है। ठीक है, तो अलैंगिक जनक की इस विधि में, ये भी एक अलैंगिक जनक की विधि है, मतलब अलैंगिक जनक के प्रकार चल रहे हैं, तो ये भी एक अलैंगिक जनक की इस विधि में जनक कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाती है एवं प्रत्येक भाग एक संतति मतलब संतान के रूप में नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपको उदाहरण देखना पड़ेगा। प्रतिष्ठा, आप बोलोगे प्रतिष्ठा क्या होती है, प्रोतिष्ठा क्या होती है, ये प्रतिष्ठा एक कोश के यूकैरियोटिक जीव होते हैं। फिर दूसरा उदाहरण है उसका मोनेरा, ये एक कोश के प्रोकैरियोटिक जीव होता है। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं विखंडन। अब विखंडन भी हमारा 2 प्रकार का होता है। ठीक है, विखंडन भी हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुविखंडन। पहले पढ़ते हैं हम द्विखंडन को। अब द्विखंडन को पढ़ने के हिसाब से देखो, द्विखंडन मतलब 2 बार खंडन, किसी चीज़ का 2 बार खंडन। तो पढ़ते हैं जब जनक कोश का 2 भागों में बढ़ जाती है तो इसे द्विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा, आपने अमीबा का उदाहरण देखा, यहाँ देखो अमीबा का उदाहरण, एक कोश का थी मतलब एक जनक था, इसने अपना विभाजन किया, 2 बना दिए अपने समान। तो इसकी जो परिभाषा है द्विखंडन की ये बोल रही है कि जब जनक कोश का मतलब जनक हमारा अमीबा थी, ठीक है, इसने क्या करा था, विभाजन किया था और विभाजन करने के बाद 2 भागों को अपने जैसा बना लिया था, यहाँ दिखाया था मैंने। ठीक है, और इसके जो उदाहरण है अमीबा है और यूग्लिना है, राइट। और जो अमीबा में द्विखंडन होता है, ठीक, अब लिखेंगे अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में द्विखंडन करता है, इतना लिख के फिर दूसरे चलते हैं बहुविखंडन। मतलब बहुविखंडन क्या होता है, किसी भी चीज़ का 2 या 2 से अधिक खंड करना, मतलब पहले ही पता चल रहा है कि बहुविखंडन बहुत सारे खंडन। तो परिभाषा पढ़ते हैं, इस प्रकार के अलैंगिक जनक में जनक अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित होकर अनेक संतति जीवों को जन्म देता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझते हैं। देखो जैसा हमारा अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है, और आपको हम चित्रों के हिसाब से समझाते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, क्योंकि आप जितना अच्छा चित्रों के हिसाब से समझ सकते हैं, और ये बायोलॉजी जो होती है वो चित्रों के हिसाब से समझी जाती है। जितनी आसानी से समझोगे इसको, इसे आसानी भाषा में अगर चित्रों के हिसाब से आप समझ सकते हो, क्योंकि आप इसे जितना रटोगे तो ये तो याद होने वाली नहीं है, क्योंकि जो बायोलॉजी है वो डिपेंड है अपने चित्रों पर। तो इसलिए चित्रों के हिसाब से इसको समझें। ठीक, तो हमारा जो चित्र है ये वो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, ये प्लाज्मोडियम के चित्र जितने हैं ये प्लाज्मोडियम के हैं। ठीक है, और ये प्लाज्मोडियम है और ये केंद्रक है, और ये क्या हमारा एक कोश का द्रव है जो इसके अंदर भरा हुआ है, ये केंद्रक है, राइट। इसने विभाजन किया है, विभाजन करके
इसने यहाँ आकर, ठीक है, अनेक कोशिकाओं को निर्माण कर दिया है, अनेक, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इसने संतानों को उत्पन्न कर दिया है। देखो, बहुविखंडन द्वारा अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण, संतति मतलब संतानों का निर्माण कर लिया इसने। फिर इसके बाद क्या, संतति कोशिकाओं की मुक्ति, मतलब यहाँ से मुक्ति हो रही है, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ एक केंद्रक है, उसने विभाजन किया है, उसने बहुत सारी कोशिकाओं को निर्माण कर दिया है। फिर उसके बाद क्या, कोशिका मुक्त हो चुकी है। और हमारी परिभाषा भी ये बोल रही है, देखो, कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक अनेक छोटे छोटे खंडों में, जनक जो है हमारा, जनक जो है अनेक छोटे छोटे खंडों में, खंडेरे विभाजित होकर अनेक संतति जीवों को जन्म देता है, ये दे रहा, ठीक है। यहाँ से विभाजन हो गया, यहाँ से अनेक जीवों को जन्म दे रहा है। तो ये प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन है, इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। अगर आप इस तरह की चित्रों सहित आपको समझ में अच्छा आ रहा होगा, अगर आप इस तरह के वीडियो और लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि हमारी अनेक वीडियो जो आएंगी आप उन्हें देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं आगे। फिर क्या हमारा दूसरा है खंडन, ठीक है। तो इस विधि में जनक पादपों का शरीर 2 या 2 से अधिक, ठीक है, खंडों में विभाजित, ठीक है, विभाजित हो जाता है, ठीक है। और प्रत्येक खंड पुनरुद्भवन, ठीक है, पुनरुद्भवन द्वारा नया जीव बनाता है। तो इसे भी चित्रों के साथ समझते हैं, ठीक है। देखो, इसका जो उदाहरण है वो मार्केंसिया में खंडी भवन। चित्र देखते हैं पहले। ये क्या, पादप है, ठीक, उसने क्या कह रहा है, खंडों में टूट गया है, ठीक। अब परिभाषा देखते हैं।